नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कहानी कथन विधि। पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्याख्यान विधि, कि व्याख्यान कैसा हो, किस प्रकार से व्याख्यान देते हैं, व्याख्यान कहते किसे हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसमें दोष क्या है, व्याख्यान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आदि आदि। आज मैं आपको बताऊंगा कि कहानी कथन विधि होती क्या है, कहानी कथन विधि क्यों जरूरी है, कहानी कथन विधि के दोष क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, और कहानी कहते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इन सारी बातों पर अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कहानी कथन विधि होती क्या है। कहानी कथन विधि से तात्पर्य है ऐसी शिक्षण विधि जिसके माध्यम से कहानी के रूप में हम अपने पाठ को बालकों के सामने प्रदर्शित कर दें और बालक उसे आसानी से ग्रहण कर लें और अपने व्यावहारिक जीवन में ढाल लें। ये जो विधि है छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावी है। महान शिक्षाविद प्लेटो ने इसकी गुणवत्ता के बारे में कहा है कि छोटे बच्चों को कहानी शिक्षण विधि से पढ़ाया जाए, स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाया जाए, तो उन बालकों का जो अधिगम लेवल होगा वो बहुत अधिक होगा, उनका सीखने का जो स्तर होगा बहुत उच्च होगा। क्यों? क्योंकि छोटे बालक कहानी सुनने के शौकीन होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यह विधि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे जो बालक होते हैं उनके सबके अलग अलग शौक होते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट न्यूबॉर्न बेबी से ही शुरू करते हैं बात। 3-4 महीने का बालक जब तक होता है उसे कुछ पता नहीं रहता, वो केवल मुस्कुराना जानता है। उसके बाद जब बालक 1 साल का हो जाता है, 1 साल के बालक को खाने की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, कोई भी चीज़ दे दीजिए आप, वो उसके मुँह में लेगा। लेकिन जैसे ही बालक 2 साल का 3 साल का हो जाएगा तो गुड्डे गुड़ियों से खेलना ज़्यादा पसंद करेगा। जब वो स्कूल जाने लग जाएगा चौथी क्लास में, चौथी या 5वीं साल में, तो वहाँ वो विभिन्न प्रकार के जो इन बच्चों की बालवाड़ी होती है उसमें खेलने की, कूदने की सारी चीज़ें एकत्रित होती हैं और कहानी सुनने के शौकीन हो जाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बालक हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो बालक हैं, उनको हम इस विधि से पढ़ाएं तो वो बालक ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह शिक्षण उनकी रुचि पर आधारित होने के कारण मनोवैज्ञानिक हो गया, अर्थात यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि से तात्पर्य जो बालकों की रुचियों पर आधारित हो, बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, बालकों को अधिक से अधिक अधिगम कराती हो, उस विधि को हम मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है वो शिक्षक रहता है। छात्र श्रोता बने रहते हैं, जिससे उसकी दूसरी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज़्यादा काम नहीं करती। सिर्फ श्रवण शक्ति का ही बालक में विकास होता है। जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो बालक में कहानी के माध्यम से विकसित नहीं होती, बल्कि एक कल्पना शक्ति उसके अंतर्गत विकसित होती है। यह इस विधि का दोष है। लेकिन फिर भी छोटी कक्षाओं के लिए इस विधि को बहुत ही अच्छी विधि कहा गया है। लेकिन इसमें एक बात और है, कहानी कहना भी एक कला है। अर्थात जो शिक्षक कहानी विधि से पढ़ा रहा है, स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ा रहा है, उसमें कहानी कहने की कला होनी चाहिए। यदि अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से उसने कहानी बालकों के सामने प्रस्तुत नहीं की तो उस कहानी का बालकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कहानी कहने वाला कथाकार एक बहुत ही कलाकार मजा हुआ आदमी होना चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से कहानी प्रस्तुत कर सकता है। छोटे बच्चे साधारण से पढ़ाई से जी चुराते हैं, लेकिन इस विधि के माध्यम से यदि उनको पढ़ाया जाए तो वो जी नहीं चुराएंगे। लेकिन बात आती है कि क्या पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को इस विधि के माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं? कदापि नहीं। इसका एक ही सेंटेंस में उत्तर है कदापि नहीं, कभी नहीं। इसके माध्यम से हम कुछ पाठों को पढ़ा सकते हैं, जैसे वीर गाथाएं हैं, रामायण, महाभारत, देशभक्ति की, स्वतंत्रता आंदोलन की, 1857 की क्रांति की, दूसरे राजा महाराजाओं की कहानियाँ, उनके युद्ध की कहानियाँ आदि चीज़ें हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरे जो विषय हैं उन विषयों को हम, या दूसरे जो पाठ हैं इनकी प्रकृति के अलावा उनको हम इस विधि से पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहानी कुछ ही प्रकरणों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकती है। कहानी के माध्यम से कुछ ही प्रकरणों को स्पष्ट कर सकते हैं। अशोक महान, गौतम बुद्ध, कौरव, पांडव आदि, रामायण, महाभारत काल, इन सारी चीज़ों को हम इस विधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जैसे गेहूं की खेती, सामाजिक कार्य, दूसरे जो ऐसी प्रकृति के पाठ हैं भाषा शिक्षण के, उनको हर पाठ को हम इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। जैसे भाषा शिक्षण में तो कहानी इम्प्रेसिव भी है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे पाठ ऐसे होते हैं जो पाठ्य पुस्तक विधि से ही पढ़ाए जा सकते हैं। कहानी विधि से कुछ पाठ पढ़ाए जा सकते हैं लेकिन सभी नहीं। लेकिन पाठ्य पुस्तक विधि से सारे पाठ पढ़ाए जा सकते हैं, चाहे वो कहानी पर आधारित हो, चाहे वो कथा पर आधारित हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे गद्य हो, कोई भी टॉपिक हो, हम पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टोरी टेलिंग मेथड जितना प्रभावी है, पाठ्य पुस्तक विधि इतनी प्रभावी उन बालकों को ऊपर नहीं होगी। दीक्षित और बघेला ने कहा है कि बिना उपकरणों का सहारा लिए सबसे अधिक व्यावहारिक विधि जो है, जो विद्यालयों में आजकल प्रयोग की जा रही है, वह विधि स्टोरी टेलिंग मेथड है। अर्थात छोटे बालकों को कहानियों के माध्यम से विद्यालयों में आजकल बहुत अधिक पढ़ाया जा रहा है, बहुत अधिक प्रयोग इस विधि को किया जा रहा है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि यह विधि बहुत ही इम्प्रेसिव विधि है। अब बात आती है कि इस विधि के, यह विधि कितने प्रकार से हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। पहली, वास्तविक कहानियाँ। वास्तविक कहानियों के माध्यम से हम वास्तविक चीज़ों को बालकों के सामने रख सकते हैं। लेकिन हर पाठ को नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे वास्तविक कहानियों से तात्पर्य है, जैसे ऐतिहासिक महत्व की कोई चीज़ें हैं, अशोक महान की चीज़ें हैं। अशोक महान ने एक बहुत ही बड़ी दुर्लभ चीज़ हम लोगों को दी, वो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। वाराणसी के पास एक जगह है, उस जगह पर वहाँ एक स्तंभ बना हुआ है, उस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया था। इस तरह से हम, वो वास्तविक चीज़ है, अगर बालक को उस चीज़ को दिखाया जाए, वहाँ ले जाके भी दिखा सकते हैं, या हमारे स्मृति जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, उन प्रतीक चिन्हों को एक चार्ट पर लाकर हम बालकों को यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये वास्तविकता पर आधारित कहानी कही जाएगी। दूसरी जो प्रकार की कहानियाँ होती हैं वो होती हैं काल्पनिक कहानी। काल्पनिक कहानी, इस तरह की कहानियों का प्रयोग करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि बालक कल्पना जगत में नहीं खो जाए, वास्तविकता से दूर नहीं चला जाए। इसलिए इस प्रकार की कहानियों से हमें यथासंभव बचना चाहिए। ये जो कहानी होती हैं, ये मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, भूत प्रेत आदि पर आधारित होती हैं, देवी देवताओं पर आधारित होती हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप पर एक नया ट्रेंड चला है, आप लोगों ने देखा होगा कि फला मंदिर में फला भगवान ने एक व्यक्ति को दर्शन दिए और उसने उस व्यक्ति से कहा कि मेरे इस मैसेज को आप 50 संदेशों में भेज दीजिए और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जबकि ये वास्तविकता नहीं है, ये मनगढ़ंत है, ये काल्पनिक है। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं,
इन कहानियों का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए, लेकिन करना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बालक में कल्पना शक्ति विकसित होती है। कल्पना शक्ति भी हमारे अंदर मौजूद होना बहुत जरूरी है भावी फ्यूचर के लिए। यदि कल्पना शक्ति हमारे अंदर नहीं होगी तो हम आगे की बात को नहीं सोच पाएंगे। आगे की बात जानने के लिए, अपने मस्तिष्क में आगे की व्यूह रचना करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो, और ये कहानियाँ कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। लेकिन ऐसी कहानियों को कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर तीसरी प्रकार की जो कहानी है वो पौराणिक कहानियाँ। इस तरह की जो कहानी होती हैं, ये कहानी हमारे पुराणों पर आधारित, वेदों पर आधारित, रामायण महाभारत पर आधारित, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित होती हैं, जिनको साक्ष्य के रूप में हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे पास जो दूसरे साक्ष्य हैं जैसे संग्रहालय आदि हैं, उन चीज़ों को दिखाकर हम बालकों के सामने तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें, जो हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी को हम जब बालक के सामने प्रस्तुत करेंगे तो बालक के मस्तिष्क में ही ये बात नहीं उतरेगी। मान लीजिए मैं कहानी कह रहा हूँ कि एक राजा था, उसका नाम महाराणा प्रताप था, जो 80 किलो वजन का कवच, 80 किलो का भाला और 80 किलो की तलवार लेकर सदैव चलता था। इसका मतलब 80 + 80 + 80 कितना हो गया? 80 + 80 + 80 बराबर 240 किलो। 240 किलो वजन तो ये हो गया। अब इसको लेकर एक घोड़े पर चलना, फिर युद्ध में लड़ना, एक काल्पनिक कहानी नहीं लग रही? लेकिन हल्दी घाटी के म्यूजियम में ले जाकर हम महाराणा प्रताप के कवच को, महाराणा प्रताप की तलवार को, महाराणा प्रताप के भाले को, उनकी ढाल को, उनकी वेशभूषा को और उनके चेतक की कहानियों को जब बालक के सामने रखेंगे तो बालक को विश्वास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ होगा। स्वतंत्रता संग्राम की बात कर लीजिए, मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में एक सैनिक था, लेकिन सुअर के चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से उस समय खोलना पड़ता था, तब बंदूक में डालना पड़ता था। जब तक हम उस कारतूस को नहीं खोलेंगे बंदूक चलती नहीं थी। इस मंगल पांडे ब्राह्मण कुल से था। उस समय बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक कट्टरता भी थी। अंग्रेजों से हम लोग पहले से ही जो है खफा थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सबके मस्तिष्क में ये बात भर दी थी कि हमें स्वतंत्र होना है। तो इस तरह से अंग्रेजों के प्रति पूरे देश में गुस्सा था। मंगल पांडे ने वो बिगुल बजा दिया। अब बात आती है कि 1857 में क्या ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ। झांसी के म्यूजियम में हम इन सारी चीज़ों के साक्ष्य वहाँ दिखा सकते हैं। मंगल पांडे की तलवार वहाँ है, मंगल पांडे की बंदूक वहाँ है, उसके वेशभूषा वहाँ है, महारानी लक्ष्मीबाई के से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ के म्यूजियम में हैं। तो इस तरह से हम बालकों के सामने वहाँ ये चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। रामायण महाभारत की जो चीज़ें हैं उनको भी हम बालकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उनके साक्ष्य हमारे पास ज़्यादा नहीं है। फिर भी हम चार्ट आदि के माध्यम से, टीवी सीरियल की क्लिप्स फुटेज लेकर के भी हम बालक को उस चीज़ को यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से जो पौराणिक कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ बालक को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बालक में डेवलप करती हैं और सीखने के प्रति बालक बहुत ज़्यादा लालायित रहता है इन कहानियों के माध्यम से। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि वास्तविक कहानी और पौराणिक जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों के माध्यम से बालक आसानी से सीख जाएगा, आसानी से ज़्यादा ग्रहण शिक्षा करेगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। अब बात आती है कि कहानी शिक्षण विधि को इतना प्रभावी बता रहे हैं तो इसके गुण क्या क्या हैं, इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। पहली मेरिट्स है इसकी मौखिक प्रस्तुतिकरण की विधि। मौखिक प्रस्तुतिकरण की विधि। अर्थात मौखिक रूप से ही हम इस बात को आसानी से बालकों के सामने कह सकते हैं। जो विषय वस्तु हमने ली है, जो पाठ हमने लिया है, उस पाठ को कहानी के रूप में बालक के सामने हम मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी विधि छोटे बालकों की ये रुचि पर आधारित है।
कोई भी विषय वस्तु हम बालकों की रुचि पर आधारित प्रस्तुत करेंगे तो बालक उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, बालक ज़्यादा उसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा उससे सीखेंगे। यह विधि ऐसी ही विधि है। क्यों? क्योंकि छोटे बालकों की रुचि कहानी सुनना होता है और कहानी पर आधारित ही हम अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए इस विधि की एक यह भी विशेषता है कि ये रुचि पर आधारित होने के कारण बालक ज़्यादा जल्दी सीखता है। नंबर तीसरी है जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली विधि। जिज्ञासा उत्पन्न करने वाली विधि। इस विधि के माध्यम से जो पाठ हम पढ़ाएंगे उस बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाएगा, वो हर चीज़ को सीखने की सोचेगा। जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप का उदाहरण लें, महाराणा प्रताप के लिए ये बात कहेंगे इस तरह से 80-80 किलो की उसकी ये चीज़ें थीं, तो बालक के मन में ये जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि उनकी कदकाठी कैसी थी, उनकी कदकाठी ऐसी। फिर हम काल्पनिक रूप से उनको बताएंगे कि वो इतने लंबे थे, इतने चौड़े थे, ऐसे थे, बलिष्ठ थे, उन्होंने कितने मुगलों को मारा और अपने स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानिता के कारण जो है वो जंगलों में भटकते रहे, लेकिन उन्होंने मुगलों की जो अधीनता थी उसे स्वीकार नहीं किया। जबकि मुगल शासक अकबर ने राजा मान सिंह के थ्रू, जो उनके सेनापति थे, पूरे भारत का आधा राज देने के लिए उन्होंने यस कर दिया कि महाराणा प्रताप को आधा राज मैं दे दूंगा यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो, मेरे सामने समर्पण कर दे तो। लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति होने के कारण उन्होंने समर्पण नहीं किया। इस तरह से ये बात हम जब बालक के सामने रखेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा जिज्ञासा होगी कि उसके सेनापति कैसे थे, उसकी सेना में कौन कौन थे। तो इस तरह से बालकों को हम म्यूजियम में ले जाकर ये सारी चीज़ें वहाँ हम आसानी से बता सकते हैं, तो वो बालक आसानी से उसमें सीख जाएगा। कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, व चिंतन शक्ति का विकास। यह विधि एक ऐसी विधि है जो बालक में तीनों प्रकार की चीज़ें उसके अंदर विकसित करती हैं। जब कल्पना शक्ति मीन्स ऑटोमेटिकली, जैसे ये बात हुई महाराणा प्रताप की, अब बात करते हैं मंगल पांडे की, अब बात करते हैं भगत सिंह की, अब बात करते हैं राजगुरु और सुखदेव की, अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की या चंद्रशेखर आज़ाद महोदय की। इन लोगों की बात जब हम करते हैं तो बालक के मस्तिष्क में इस विधि के माध्यम से ऑटोमेटिकली एक ग्राफ बन जाएगा, एक चित्र बन जाएगा और कल्पना करने लग जाएगा कि वो व्यक्ति ऐसा था, उसके ये कृत्य थे। तो उनसे फायदा क्या होगा कि बालक अपने आप को उनसे तुलना करेगा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। उससे फिर बालक की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, यानी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यह पाठ जो पढ़ाया जाता है वो इस विधि पर आधारित होता है, कहानी पर। कहानी बालकों की रुचियों पर आधारित है, इसलिए बालक में स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और फिर वो चिंतन करता है कि जब महाराणा प्रताप इतना बड़ा योद्धा था तो उसके विरोधी जो शासक थे, मुगल जो लोग थे, वो कितने शासक होंगे। यानी यहाँ उसमें चिंतन करने की क्षमता विकसित हो गई। अब जब तक बालक में चिंतन करने की क्षमता विकसित नहीं होगी, बालक आगे सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा। इसलिए इन विधियों के माध्यम से जब हम बालक को पढ़ाते हैं तो बालक में कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। और क्या फायदे हैं इसके? छात्रों के गुप्त भावों को प्रदर्शित करने वाली विधि। यानी बालक के मस्तिष्क में जब कहानी सुनकर कोई भाव पैदा होता है, उस भाव को बालक प्रदर्शित कैसे करे? क्यों? क्योंकि कहानी के माध्यम से बहुत प्रश्न नहीं पूछ रहा है शिक्षक, और दूसरे प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है।
तो यहाँ बालक के अंदर जो गुप्त भाव है उनको प्रदर्शित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, उनसे कहेगा कि इसी तरह की आप कोई कहानी सुना सकते हो क्या। तो बालक में के मन में जो गुप्त भाव हैं उन भावों को कहानी के रूप में वो शिक्षक के सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए यह विधि बालक के अंदर क्या चल रहा है उसको बाहर लाने के लिए बहुत ही सुगम और अच्छी विधि है। अगली है जीवनी सुनकर प्रेरित। यानी इस विधि के माध्यम से हम बालक को प्रेरित कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, देशभक्ति की भावना उसके अंदर भरने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सामाजिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, नए आविष्कारों के लिए। यह विधि ऐसी विधि है जिससे बालक को हम किसी भी तरह से प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो हमारे विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु हुए हैं, विभिन्न धर्मों के भगवान हुए हैं, उन सबकी कहानियाँ बालकों के सामने रखकर हम आसानी से उनको प्रेरित कर सकते हैं। और इनकी जीवनियाँ सुनने के बाद बालक उनमें से कुछ गुणों को ग्रहण करता है, जिससे उनकी चारित्रिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, देशभक्ति की भावना उनके अंदर विकसित होती है और देश और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी उन्हें ऑटोमेटिक मिलती है। इसलिए यह विधि बहुत ही अच्छी विधि है। और अगला इसका एक गुण और है, ताजगी का अनुभव। पिछले सेशन में मैं आपको पढ़ा रहा था व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में बालक मूक श्रोता बना बैठा रहता है और एक कान से सुनकर उस बात को दूसरे कान से निकाल देता है, अर्थात बालक बिल्कुल ही निष्क्रिय रहता है। लेकिन यहाँ शिक्षक जिस तरह से पहले व्याख्यान दे रहा था उसी तरह से कहानी कह रहा है, लेकिन बालक यहाँ बोरियत महसूस नहीं कर रहा है। बालक मूक श्रोता बना नहीं बैठा है, बल्कि वो प्रफुल्लित है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता है, ताजगी का अनुभव कर रहा है, रिफ्रेश अपने आप को महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि के अनुसार उसको सीखने की चीज़ें मिल रही हैं। इसलिए यह विधि बालक को ताजगी का अनुभव कराने वाली विधि है, जो शिक्षण के दौरान बालक कभी बोर नहीं होते। और लास्ट है नागरिकता व सामाजिकता के गुणों का विकास। यह विधि एक बहुत श्रेष्ठ विधि है। हर विषय का सिर्फ एक ही ध्येय है कि हम बालक को अच्छा नागरिक और सामाजिक बना दें, बालक के अंदर नागरिकता और सामाजिकता के गुण विकसित हो जाएं। सामाजिक अध्ययन विषय का भी यही उद्देश्य है। लेकिन स्टोरी टेलिंग मेथड ऐसी एक मेथड है जिसके माध्यम से बालकों के अंदर हम ये दोनों गुण विकसित कर सकते हैं, हमारे महापुरुषों के उदाहरण देकर, हमारे धर्म ग्रंथों के उदाहरण देकर, विभिन्न जो सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं उनके उदाहरण देकर, ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण देकर बालक में हम इन गुणों का विकास कर सकते हैं। इसलिए यह कहानी कथन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में छोटे बालकों के लिए स्वीकार की गई है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह विधि छोटे बालकों के लिए बहुत ही उपयुक्त और अच्छी विधि है। इसलिए हमें कहानी प्रकृति के जो पाठ हैं उन पाठों को इसी विधि के माध्यम से हम पढ़ाएं। अब बात आती है इसके दोषों की बात करते हैं। इसमें दोष क्या क्या व्याप्त हैं इस कहानी कथन विधि में, मतलब इसकी बुराई भी हैं, डिमेरिट्स हैं। वो दोष क्या क्या है? पहला, पाठ की सफलता कहानी पर निर्भर।
यदि हमारी कहानी अच्छी नहीं है तो हमारे पाठ सफल नहीं होगा। इसलिए शिक्षक का दायित्व है कि जो कहानी कथन विधि के माध्यम से पढ़ाने के लिए पाठ चुना है, उसकी कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कर लें। जो हम बालकों को बताना चाह रहे हैं वो बता दें, जो बालक सीखना चाह रहे हैं वो सीख लें, तभी ये संभव है। अर्थात हर शिक्षक कहानी कहने की कला में निपुण नहीं होता, इसलिए यह विधि सभी शिक्षकों के लिए उपयोगी नहीं है। कुछ शिक्षक इसे ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। और अगली है मानसिक स्तर के अनुकूल यानी सभी कहानियाँ बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हों, यह जरूरी नहीं है। इससे बालक का अवधान केंद्रित नहीं होगा, यानी बालक का जो कंसंट्रेशन है वो नहीं रहता, कंसंट्रेट बालक नहीं कर पाता यदि कहानी उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है। कहानी बहुत उच्च लेवल की है, किसी अंग्रेजी शेक्सपियर के किसी नॉवेल की व्याख्या हमने जहाँ शुरू कर दी, कक्षा 5 का 6 का 7 का 8 का बालक है तो वो शेक्सपियर के नॉवेल को क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा। शेक्सपियर का मान लीजिए हैमलेट एक नॉवल है, तो उस नॉवल को बालक समझेगा क्या? उस कहानी को हम कहानी के माध्यम से उस नॉवल को बालक के सामने रखेंगे तो उसके सिर के ऊपर से गुजरेगा, अर्थात वो इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और उसमें विस्मृति की स्थिति बन जाएगी, भूलने की आदत बन जाएगी। तो अगला संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि से पढ़ाया जाना संभव नहीं। यानी हर पाठ को, हर विषय को, पूरे पाठ्यक्रम को इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। यदि इस विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे तो सारे पाठ कहानी कल्चर पर आधारित नहीं हैं, इसलिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। शिक्षक को बार बार अपनी व्यूहरचना में परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए कहानी कथन विधि के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ाया नहीं जा सकता। शिक्षक सक्रिय व बालक निष्क्रिय। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से बालक सक्रिय नहीं होता, केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, जिसके कारण बालक और कक्ष दोनों में बालक में तो हीनता की भावना आ जाएगी कि क्या करें क्या नहीं करें, जैसे लेक्चर से आती है, और कक्षा की जो व्यवस्था है वो भी कक्षोचित नहीं होगी, शिक्षण के लिए योग्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपस में बातचीत करेंगे, जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती तो हम आपस में, ये मानवीय स्वभाव है, बातें करते हैं, अनुशासनहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इस विधि में कुछ दोष व्याप्त हैं जिनके कारण यह विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। अगला है, पांचवा दोष है इसका, यह विधि प्राथमिक व उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक सॉरी
कक्षाओं के लिए ही उपयोगी। यानी यह जो शिक्षण विधि है इसके माध्यम से सभी कक्षाओं को पढ़ाया जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कहानी में केवल छोटे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, बड़े बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रहते। इसलिए यह विधि बड़ी कक्षा जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सभी पाठ इसके माध्यम से नहीं पढ़ाए जा सकते। और लास्ट है विभेदीकरण का ज्ञान नहीं। इस विधि के माध्यम से बालक विषय वस्तु की प्रकृति में विभेद नहीं कर पाता कि यह ऐतिहासिक है या सामाजिक है या आर्थिक है या सांस्कृतिक है। इस चीज़ को बालक नहीं समझ पाता, इन चीज़ों में विभेद नहीं कर पाता, इसलिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो इसमें मैंने दोष बताए थे, इन दोषों को यदि दूर कर दिया जाए तो यह विधि बहुत उपयुक्त होगी। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुझाव हैं कि इस विधि को ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इस हेतु सुझाव हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि कहानी कथन विधि को प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले है आयु। हमें कहानी का चयन करते समय, कक्षा का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे बालकों की आयु क्या है। उस आयु के अकॉर्डिंग ही हमें कहानी का स्तर रखना है। यदि हम कहानी का स्तर उस एज के हिसाब से नहीं रखते हैं बालक की, तो बालक कहानी को समझ नहीं पाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखने की बात है, जब भी हम किसी पाठ को कहानी कथन विधि के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं तो इस बात का हमारे मस्तिष्क में ये रहना चाहिए कि हम जो कहानी बनाने जा रहे हैं किस क्लास की है और उस क्लास के बालक किस एज के होंगे। दूसरा है कहानी संक्षिप्त व सरल हो। सरल हो यानी जो कहानी हम कहने जा रहे हैं वो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो बालकों की समझ में आसानी से आ जाए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं करें। कहानी में सदैव ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो बालकों के लेवल का हो। यदि उच्च लेवल की बात करेंगे तो बालक के मस्तिष्क के ऊपर से वो जाएगा। और संक्षिप्त हो यानी कहानी हो सके जितनी छोटी हमें लेनी है। बड़ी कहानी हम लेंगे तो आगे की बातों को बालक भूल जाएगा और पीछे की बात को ही केवल ध्यान रखेगा, जिससे क्रमबद्धता ज्ञान की खत्म हो जाएगी। वो पूरे पाठ को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। तीसरी है कहानी की विषय वस्तु पर अधिकार। शिक्षक जो कहानी कहने जा रहा है वो कहानी किस विषय वस्तु पर आधारित है, किस पाठ पर आधारित है, उस पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए, तभी वो सही तरीके से कहानी कह सकता है। यदि हमें कहानी पूरी याद नहीं है, जो कहानी हम कह रहे हैं उसके पात्र याद नहीं है, उसके सन हमें याद नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि हमें याद नहीं है, या किसी भी चीज़ को हम वहाँ मिस कर रहे हैं, तो हम अच्छी कहानी बालकों को नहीं बता सकते। इसलिए शिक्षक का यह दायित्व है कि कहानी की विषय वस्तु पर उसका अधिकार हो। यदि उसका कहानी की विषय वस्तु पर अधिकार नहीं है तो बालक सीख नहीं पाएगा। भाषा शैली, विषय वस्तु, भाषा शैली, विषय वस्तु एवं मानसिक स्तर,
वह रुचि पर आधारित। जो कहानी हम पढ़ाने के लिए किसी पाठ को लेकर तैयार कर रहे हैं उसकी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जो बालक आसानी से समझ लें। उसकी विषय वस्तु जो है सरल शब्दों में प्रस्तुत की जाए, वो बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रख के की जाए और बालकों की रुचियों पर आधारित हो, तो हमारी कहानी सही होगी अथवा नहीं। अगला है क्रमबद्धता। कहानी की क्रमबद्धता का भी हमें ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि बालकों को हम कहानी कह रहे हैं उसकी क्रमबद्धता का हमें ध्यान नहीं है, हमें किस बात को पहले कहना है किस बात को बाद में कहना है। जैसे मान लीजिए मुगलों का हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मुगल और महाराणा प्रताप के बीच, उसकी बात जब हम बताते हैं तो हमें शुरुआत से ही उसकी बात कहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि चेतक की मृत्यु के बाद या महाराणा प्रताप की हार के बाद हम पहले बता दें और उसके युद्ध की जो बातें हैं मेन उनको बीच में बता दें और उसकी पृष्ठभूमि भौगोलिक स्थिति वो सारी चीज़ें हम सबसे लास्ट में बताएं तो क्रमबद्धता भंग हो जाएगी। ज्ञान एक पूर्ण इकाई है, उसको हम एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करें, टुकड़ों के रूप में नहीं। यदि टुकड़ों के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे तो गेस्टाल्टवादियों का जो सिद्धांत है ज्ञान एक पूर्ण इकाई है वो खंडित हो जाएगा। इसमें शिक्षक के लिए थोड़ी छूट दी है कि भाई ठीक है तुम टुकड़ों में पढ़ा रहे हो तो क्रमबद्ध रूप से पढ़ाइए। उसी तरह से जब शिक्षक कहानी कह रहा है तो वो कहानी भी क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। यदि क्रमबद्ध रूप में नहीं रखेंगे तो वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो क्रमबद्धता से ही सारी बात प्रस्तुत करे। नंबर अगला है कहानी का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक हो। कहानी का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक हो। यदि शिक्षक कहानी कह रहा है और कहानी में फ्लो नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है, नेचुरलिटी नहीं है, तो उसमें बनावटीपन आ जाएगा, जिससे कक्षा में शिक्षक की स्थिति हास्यास्पद भी हो सकती है और कक्षा में अनुशासनहीनता की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि कहानी कहते समय हमें किसी भी प्रकार का अवरोध बीच में नहीं होना चाहिए। यदि अवरोध बीच में आ गया, हम कहीं अटक गए, किसी चीज़ को भूल गए, तो हम बालक के सामने वो चीज़ प्रस्तुत सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए हमें चाहिए कि कहानी कहते समय कहानी का जो प्रस्तुतिकरण है वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। अगला है अर्थपूर्ण एवं वास्तविक। हम कभी कभी अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कह देते हैं, ये गलत है। कहानी बिल्कुल वास्तविक तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और अर्थपूर्ण हो, यानी उसका कुछ ना कुछ भाव पैदा बालकों के अंतर्गत हो। बालकों में भाव पैदा जब तक नहीं होगा हमारे पाठ की सार्थकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी स्टोरी टेलिंग मेथड के माध्यम से हम पाठ पढ़ा रहे हैं वो अर्थपूर्ण और वास्तविक कहानी पर आधारित हो, तो ही हमारे बालक सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं। कहानी सुनने में व सुनाने में छात्रों का सहयोग करना चाहिए। शिक्षक का ये दायित्व है कि शिक्षक अपनी कहानी सुना रहा है और कोई बालक यदि ये कहता है कि सर एक कहानी मैं सुनाऊं ऐसी, तो उससे वो कहानी सुननी चाहिए। यदि हम उसकी कहानी नहीं सुनते हैं तो पहली बात तो उसकी भावनाएं दब गई। दूसरी बात, हमारी कहानी के माध्यम से बालक को प्रेरणा क्या मिली, बालक सीखा क्या,
इस बात का पता हमें नहीं चला। इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम बालक को कहानी पूरी सुने और पूरी सुनाएं, तभी यह संभव है। और अगला का है कथानक के अनुसार हाव भाव। यानी हम कहानी कह रहे हैं और कथानक के अनुसार हमारे हाव भाव नहीं है तो हमारी कहानी प्रभावी नहीं होगी। इसलिए पाठ की प्रकृति जैसी है उसी के अकॉर्डिंग, उसके जो पात्र हैं उनके अकॉर्डिंग, उन पात्रों की एक्टिविटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे चेहरे के भाव, हमारी एक्टिविटीज़ के भाव बदलते रहने चाहिए। यदि हम ऐसे कम नहीं करते हैं तो हमारी ये विधि उपयुक्त नहीं होगी। इसलिए शिक्षाविदों ने यह सुझाव दिया कि कथानक के अनुसार हमारे चेहरे के भाव परिवर्तित होते रहने चाहिए ताकि बालकों में भी ऐसे भाव विकसित हो जाएं। और लास्ट है 10वां जो इसका सुझाव है वो है पात्रों, स्थानों और साक्ष्यों के चित्र प्रस्तुत करें। जैसे हम कोई भी कहानी किसी भी पाठ से रिलेटेड बालकों के सामने कह रहे हैं, कहानी अक्सर ऐतिहासिक चीज़ों पर आधारित होती है, ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई हैं उन पर आधारित होती हैं, चाहे वो धार्मिक हो सकती हैं, राजनीतिक हो सकती हैं और दूसरी चीज़ें उससे संबंधित भी हो सकती हैं, लेकिन होंगे वो सब ऐतिहासिक। उनमें पात्र क्या कौन कौन है, स्थान किस यानी किस जगह की स्थिति है और साक्ष्य, इन सबको हम एक चार्ट पर तैयार करके, जैसे मान लीजिए हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी की भौगोलिक स्थिति हम बनाएं। भौगोलिक स्थिति बनाकर उसमें प्रमुख पात्रों को जिस साइड में जो है गोकुंदा की तरफ या दूसरी पहाड़ी की तरफ, वहाँ जैसे भी स्थितियाँ हैं उन पर हम उन पात्रों को स्थापित करें, उन स्थानों को समझाएं और संकेत बताएं, उनमें निशान लगाएं कि इस चीज़ ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है। और वहाँ जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को भी उसमें प्रस्तुत करें तो बालक आसानी से सीख सकता है और हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगी। इस तरह से कहा जा सकता है कि किसी भी पाठ को जो ऐतिहासिक महत्व का है हम कहानी कथन विधि के माध्यम से अच्छे तरीके से बालकों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए अंतिम बात यही निष्कर्ष निकल के आया कि यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त और सार गर्भित विधि है। धन्यवाद।